अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, काफ़ी अरसे से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उसका तरीक़ाकार इख्तियार कर लिया जाए इलेक्शन इस्लाहात में, और दीगर भी इलेक्शन इस्लाहात वो करना चाहते हैं। इस सिलसिले में अपोजिशन से बारहा उन्होंने दावत दी है बातचीत करने के लिए भी, लेकिन अभी फ़िलहाल अपोजिशन इसकी जानिब माइल दिखाई नहीं देती। लेकिन बहरहाल इसके बावजूद भी न सिर्फ प्राइम मिनिस्टर बल्कि हुकूमत की ये कोशिश है कि किसी न किसी तरह से इस सिलसिले में कदम आगे बढ़ाते जाएं, और इस सिलसिले में आज एक और कदम आगे बढ़ाया गया। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से आज एक ब्रीफिंग भी दी गई है वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी की जानिब से, और इसके साथ साथ उन्हें बताया गया कि किस तरीके से ये फंक्शन करती है। इस पर सारी उनकी बातचीत हुई है, डिस्कशन हुई है। अब हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है कि जो बाकी अरकान हैं, सूबाई असम्बली के मेंबर्स भी और कौमी असम्बली के मेंबर्स भी, इनको भी जो है ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से ब्रीफिंग भी दी जाए और उन्हें इस सिलसिले में जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर किए जाएँ, उनके क्वेश्चंस भी लिए जाएँ, तो इस हवाले से उनको भी मदऊ किया जाए। तो ये फ़ैसला कैसा फ़ैसला है, क्या वाकई इस पर तमाम अरकान पार्लियामेंट इकट्ठे हो पाएंगे या नहीं? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से जो अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो किस हद तक दूर किए जा सकते हैं, इस पर आज बात करेंगे हम। और हमेशा से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ये कहते हैं कि जी हमने न्यूट्रल अंपायर, बल्कि हमने नहीं, उन्होंने न्यूट्रल अंपायर मुतारिफ़ करवाए थे इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो वो न्यूट्रल अंपायर चाहते हैं कि जी यहाँ पर इस्लाहात में, इलेक्शन इस्लाहात में भी आ जाएँ। इसके साथ साथ हम जब न्यूट्रल अंपायर की बात कर रहे हैं तो इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जनाब हमारे प्राइम मिनिस्टर जो कि ख़ुद एक एक्स क्रिकेटर हैं, इसके बावजूद भी खेलों के हालात काफ़ी बुरे हैं मुल्क में। अगर हम ओलंपिक्स की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन इमरान साहब मैं चाह रही थी कि थोड़ा सा ओलंपिक के हवाले से ज़रूर बात कर लें, क्योंकि इसमें बड़ा एक तरह से खुशी इस बात की ज़रूर है कि नाकाफ़ी सहूलियात के बावजूद भी जो हमारे लोग हैं, हमारे नौजवान हैं, वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हम ये देख रहे हैं कि अरशद नदीम जो हैं, इन्होंने बिल्कुल मेडल के करीब से ये गुजर गए हैं, 5वीं पोजीशन हासिल की है। लेकिन अभी तक सिचुएशन ये है कि अगर हम ओवरऑल बात करें तो पाकिस्तान 29 साल हो चुके हैं, 29 ईयर्स के कोई मेडल विन नहीं कर सका है। और अगर हॉकी में पहले हम अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं ओलंपिक्स में, वहाँ पे भी सूरत हाल बुरी है। तो ये सब क्या है, ज़रा पहले इसके ऊपर बात कर लेते हैं। इमरान साहब, आपको नज़र आ रहा है कि अगरचे अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैं इस पे अफसोस करूं कि हम कोई मेडल नहीं हासिल कर सके, या इस बात पे खुशी मनाऊं कि हमारे जो नौजवान हैं वो नाकाफ़ी सहूलियात के बावजूद भी किसी ना किसी तरह आगे पहुंचने में कामयाब होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, नाकाफ़ी सहूलियात नहीं, बिल्कुल बगैर किसी सहूलत के ये जो अरशद नदीम अरशद नदीम जो है, मैं समझता हूँ कि पूरी कौम की तरफ से उनको सलाम इसलिए है आज कि उन्होंने कौम का सर फख्र से इस तरह ज़रूर बुलंद किया है कि वो अगरचे मेडल नहीं जीत पाए, लेकिन उन्होंने पूरे पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए। बुनियादी वजह ये गरीब घराने से उनका ताल्लुक़ है। उनके वालिद राजमिस्त्री का काम करते हैं। कोई सहूलत ना होने के बावजूद उन्होंने जितनी मेहनत की, तो आप उस बात से अंदाज़ा लगा सकती हैं कि अगर उनको सहूलियात फराहम कर दी जाएं, उनकी प्रैक्टिस जो है वो प्रोफेशनल अंदाज में की जाती, उनकी ग्रूमिंग प्रोफेशनल अंदाज में की जाती, तो आज हम यहाँ से गोल्ड मेडल जीत के लाते। दूसरी बात ये कि यहाँ पे जो सवाल पैदा होता है, आपने अपने इंट्रो में अभी जिक्र किया था कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो ख़ुद भी स्पोर्ट्स मैन हैं, बिल्कुल स्पोर्ट्स मैन है। उन्हें चाहिए कि कम से कम स्पोर्ट्स के हवाले से ज़रूर कोई मुस्बत तब्दीलियाँ लाने की कोशिश करें। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन है जो एक ऐसा इदारा है जो जितनी भी फेडरेशंस हैं मुख्तलिफ जो खेलों की, जैसे आप वो एथलेटिक्स की देख लें, बॉक्सिंग देख लें, बास्केटबॉल देख लें, उन सब का वो रेगुलेटरी इदारा भी है पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन। उसमें तकरीबन 2 दहाइयाँ होने को हैं। एक साहब बैठे हुए हैं जो बगैर, अच्छा मज़े की बात ये, इसमें 2 ग्रुप बन गए, एक जनरल आरिफ साहब का और दूसरा साई साहब का। पहले ये सदर सेक्रेटरी हुआ करते थे, फिर इख्तलाफात हो गए, 2 ग्रुप बन गए। इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन ने इन पे पाबंदी लगा दी। इतने मसाइल हुए, लेकिन बात वही है कि इन्होंने खेलों के फ़रोग के लिए अमलन कुछ नहीं किया। तो खुदा का वास्ता अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो अब इन्हें तो कुछ करना पड़ेगा ना, गवर्नमेंट को एक्शन ले। हुकूमत को ये चाहिए, हुकूमत का ये फ़र्ज़ बनता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ख़ास तौर पे एक ऐसा स्पोर्ट्स का मिनिस्टर बनाएं जिसको ये वो टारगेट दें, ये कि जनाब आपने ये टारगेट अचीव करना है और तमाम खेलों को
आपने नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों की तरफ माइल करने के लिए तमाम फेडरेशंस को फाल करें। जो वहाँ लोग 10-10, 20-20 साल से बैठे हैं उनको फारग करें, उनको घरों में भिजवाएं, प्रोफेशनल्स को वहाँ लाएं जो वाकई खेलों के फ़रोग के लिए काम कर सकें। बल्कि मुझे याद आ रहा है कि ये पिछले दिनों जब उन्होंने आवाम से बातचीत की तो इस सिलसिले में एक शहरी ने उनसे ये सवाल भी किया और उस पर फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या जवाब दिया कि मैं अगर किसी चीज़ में ट्रिपल PhD हूँ तो वो स्पोर्ट्स की फील्ड है। लेकिन फिर उन्होंने अपना उज़र भी बताया कि क्यों वो इस पर अभी तवज्जो नहीं दे सके। क्या उन्होंने कहा वो आप सुन लीजिए। मुझे जो टाइम देना चाहिए था स्पोर्ट्स को वो मैं नहीं दे सका, क्योंकि स्पोर्ट्स तो मैं जानता हूं बाकी चीज़ों से तो ज़्यादा मेरी अगर ट्रिपल PhD है वो स्पोर्ट्स के अंदर है। लेकिन इतने ज़्यादा और हमारे मसले मसाइल शुरू से पहले दिन से पड़ गए कि जो स्पोर्ट्स के ऊपर मुझे टाइम देना चाहिए था वो मैं नहीं दे सका। जी अली साहब, ये प्राइम मिनिस्टर साहब का इस पर मौक़िफ़ है कि और काम इतने इम्पोर्टेंट और हर मामले में जिस तरह से नीचे जा रहा था मुल्क, तो उन्हें इतना ज़्यादा मईशत वगैरह पे तवज्जो करनी पड़ी कोविड में भी कि वो फिर स्पोर्ट्स वगैरह पे नहीं अपनी तवज्जो कर सके। लेकिन आप ओवरऑल ये ओलंपिक्स में पाकिस्तान की कारकर्दगी और जो ओवरऑल पाकिस्तान की सिचुएशन है इस वक्त स्पोर्ट्स में, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, पहले चीज़ तो मेरे ख्याल में इस बंदे को जो हमारा ओलंपिक एथलीट था नदीम, इसको मेरे ख्याल में हम कंग्रेचुलेट करना चाहिए कि बग़ैर ट्रेनिंग और बग़ैर एक्सपर्ट हेल्प और बग़ैर कुछ बस उसने अपनी वो लाठी उठाई और फेंका और 5 नंबर तक आ गया। एक्सलेंट। मेरे ख्याल में है कि बग़ैर ट्रेनिंग कोई आदमी ऐसे कर सकता है तो बहुत ही अच्छा है। इसका मतलब है कि मुल्क में पोटेंशियल है, मगर अगर आप कलेक्टिव फेलियर को देखना चाहते हैं एज अ कंट्री तो फिर एक स्टेटिस्टिक्स है जो आप मेरे ख्याल में हमें पता चलना चाहिए कि क्यूबा जो है, क्यूबा का जो पॉपुलेशन है, आबादी है, वो लांडी के बराबर है। वो कोई 10-11 मिलियन की है, आधा कराची का है। उन्होंने इस ओलंपिक्स में अब तक 14 मेडल्स हासिल किए हैं, जिसमें से 6 जो हैं वो सोने के हैं। और क्यूबा जो है कोई ख़ास अमीर मुल्क नहीं है और कोई ख़ास उनमें ये नहीं है, बस ट्रेनिंग और प्रॉपर अप्रोच। जैसे हमारे लोग हैं और हमारे लीडर्स अख्तर अजीब होते हैं, आधे तो जेल में होना चाहिए और जा रहे हैं, कुछ जेल में है, कोई भगोड़े हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? यही होगा। ठीक, तो आप भी और इसी से खुश होंगे और सिर्फ दुआ पूरा नेशन दुआ मांगने लग जाते हैं बस। खुदा कभी कभी हमारा दुआ एक्सेप्ट कबूल कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन इससे ये तो पता चला ना, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी सरखेज है, साकी वाली बात है, कोई शक नहीं है। लेकिन दुआ के साथ साथ दवा भी होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। तो मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब का जो ये एटीट्यूड है ना कि हर चीज़ उन्होंने खुद देखनी है, भाई बड़ी अच्छी बात है। आपके बड़े मसाइल थे, मईशत की तरफ आपने देखना था, मामलात को देखना था, तो आप ये डिसेंट्रलाइज करें। ये वजीर किस लिए होते हैं? ये इसीलिए होते हैं कि आप उनको इख्तियार दें, उनसे रिजल्ट लें। आपने हर काम अगर खुद ही करना है तो फिर तो कोई काम सीधा नहीं होगा। तो अपनी मर्जी से काम नहीं करते। आप खुद ही प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या जवाब दिया कि मैं तो 3 PhD हूँ स्पोर्ट्स में, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला इसलिए मैं तवज्जो नहीं दे सका। इसका मतलब है हर काम पे उन्होंने, पंजाब भी उन्होंने चलाना है, फेडरेशन भी उन्होंने चलानी है, स्पोर्ट्स भी उन्होंने चलानी है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी उन्होंने ही चलानी है अब तो क्योंकि उन्होंने उसकी भी ले ली है ब्रीफिंग सारी कि ये कैसे वर्क करती है। आ जाए जी, ज़रा अब इस मामले पे बात करते हैं। इलेक्शन इस्लाहात में एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो एक फैक्टर है वो ये है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के इस्तेमाल हो, जो कि मुख्तलिफ ममालिक में इस्तेमाल होती है। कुछ में उसके तहफ़्फ़ुज़ात पे भी हैं उस पर, और कुछ में ज़ाहिर है कि वो कामयाबी से काम कर रही है। लेकिन हमारे यहाँ इस पर अभी तक नज़र यही आ रहा है कि अपोजिशन के ख़ासे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पहले हिलाली साहब आपकी तरफ आते हुए, अपोजिशन के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं हिलाली साहब कितने जेन्युइन हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से आपको लगता है? और क्या जो ये दावत दी जा रही है उन्हें कि आप आके इस पर देख लें, ब्रीफिंग लें, देखें इसके कैसे ये काम करती है, डोंट यू थिंक कि इससे उनके जो रिजर्वेशन हैं वो दूर की जा सकती हैं? बिल्कुल सही कहा आपने समीना। बिफोर ब्रीफिंग के पहले कहना कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। इसका मतलब है कि इनसे कोई ऑब्जेक्टिव असेसमेंट तो नहीं ले सकते ना। इन्होंने वही कहना है जो इनका ये है। अब ये जो पार्टीज़ हैं, इन्होंने धांधली में तो ज़बरदस्त कामयाबी की है। 10-15-20 साल से ये इलेक्शन जीत के आ रहे हैं और ये परफेक्ट हो गए हैं धांधली पर।
कैसे काउंट करना, किसको सेलेक्ट करना काउंट करने के लिए, टीचर्स को उनको किस किस्म के प्रमोशंस और पोस्टिंग्स देना, ये सब ये जानते हैं। तो ये बड़े और इनके पास आईडी कार्ड्स भी जो होते हैं वो 30,000 40,000 सुना है हर कंस्टिट्यूंसी में होते हैं। तो ये वो सीख लिए हैं, अब ये नहीं सुनना चाहते हैं कोई ऐसा सिस्टम जो ये उनका जो एक्सपर्टीज है ये उनसे वो फ़ायदा ना हासिल कर सकें। तो सुनने के ही पहले वो कह देते हैं बकवास है, जाहिर है दिस इज देम। अच्छा, तो आपको लगता है कि वो पॉलिटिकली चूंकि उन्हें सूट नहीं करता, अच्छा, तो इसलिए वो नहीं कर सकते। इमरान साहब, आप इस पे अगर शॉर्ट कमेंट दे दें तो फिर मैं अहमद बिलाल महबूब साहब को भी लाइन पे लेती हूँ, हमारे साथ मौजूद हैं आज बिल्डाट के साथ। देखिए, उनसे ज़रूर राय लें, उनकी बड़ी मोतबर राय होती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा मामला है जो अकेले इमरान खान साहब कर नहीं सकते। हुकूमत अकेली इस काम को नहीं कर सकती। इंतखाबी इस्लाहात ज़रूर होनी चाहिए, हर पाकिस्तानी का मुतालबा है कि होनी चाहिए, लेकिन अपोजिशन को इत्माद में लेकर आप इस्लाहात भी करें। और ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, क्योंकि इस पे आप जिस तरह से आप पे पिछली दफ़ा इल्ज़ामात लगे थे और अपोजिशन जो कहती है अगर आपने उनकी मर्ज़ी के बगैर इसको बलडोज करने की कोशिश की तो फिर तो वो ज़्यादा शोर मचाएंगे। इसलिए बेहतर यही है कि उनको प्रेजेंटेशन दें, उनको एतमाद में लें और उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करके आप इसको ज़रूर। बिल्कुल ठीक है, तो अपोजिशन को एतमाद में लेना ज़रूरी है। पिलडाट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपको खुशामदीद कहती हूँ अपने शो में। सबसे पहले तो सब इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से आपका क्या इस पे पॉइंट ऑफ व्यू है, ये कितनी कामयाब है, नाकाम है, और बाकी ममालिक के तनाजुर में देखा जाए तो कितना मौसर हो सकता है इसका इस्तेमाल पाकिस्तान में? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने शो पे लिया। देखिए, इसके बारे में दुनिया के अंदर मिक्स्ड सी राय है। सिर्फ 8 या 9 मुल्कों के अंदर ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग इस्तेमाल हो रही है और 9 मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने इसको अडॉप्ट करने के बाद फिर तर्क कर दिया, यानी इसे ड्रॉप कर दिया, क्योंकि उनके यहाँ उनका ख्याल था कि इससे कई मामले ठीक से नहीं हो रहे। ख़ास तौर पे जो ट्रांसपेरेंसी है वो उस तरह से नहीं हो रही जिस तरह होनी चाहिए। मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान में भी, चूँकि इमरान खान साहब एक बड़ी अच्छी इंटेंशन के साथ ये कर रहे हैं और वो इंटेंशन ये है कि इसके ज़रिए से इंतखाबात के ऊपर फिर कोई एतराज़ न कर सके। अब ये मेरे ख्याल में बड़ा मुश्किल है। इस मशीन के अंदर ये तो हो सकता है कि चीज़ें बड़ी तेज़ी से आपको हल्कों अपने पोलिंग स्टेशन पे नतायज मिल जाए, एफिशिएंसी तो मिल जाएगी, लेकिन जो ये ख्याल कि इसके ज़रिए से सबका इत्तफाक का राय हो जाएगा वो मुश्किल है, क्योंकि कई और मरहले भी होते हैं, इससे पहले भी होते हैं, इसके बाद भी होते हैं और उनके ऊपर इख्तलाफ बाकी रहेगा। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे वो तमाम मसले जिनका ख्याल है कि वो हल होने चाहिए वो हल हो जाएंगे। और सबसे अहम बात वही है जो अभी इमरान साहब कर रहे थे कि देखिए, ये किसी भी जमहूरियत के अंदर किसी भी कानून को पास करते हुए इत्तफाक राय हो जाए, इंक्लूसिविटी हो जाए तो बहुत अच्छी बात होती है। ना हो सके तो चलें फिर कसरत राय से फ़ैसला हो जाता है, लेकिन जो इंतखाबात से मुतल्लिक फ़ैसले हैं, जो इंतखाबी इस्लाहात के फ़ैसले हैं, उसमें इत्तफाक राय बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उस पर मकसद ही ये होता है कि दोनों फरीक मिलके इत्तफाक राय पैदा करें और दोनों का ट्रस्ट हो उस नतीजे के ऊपर जो फिर इंतखाबात के नतीजे में आएगा। तो इसलिए मेरे ख्याल में इस पे मजीद कोशिशें जारी। इस पे तो कोई दो राय नहीं है, सभी ये चाहते हैं, खुद हुकूमत भी ये कह चुकी है कि हम चाहते हैं कि अपोजिशन साथ दे, लेकिन इसमें जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो किस किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं? आपने भी ज़ाहिर है इसको ऑब्जर्व किया है, EVM को मुख्तलिफ ममालिक में ये किस तरह से काम कर रही है। आप समझते हैं कि इससे शफाफियत में कोई प्रॉब्लम आएगा या बल्कि बेहतर होगी शफाफियत? नहीं, शफाफियत इसमें कम हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि देखिए, जब आप सिस्टम के ऊपर एतमाद लोगों का ना हो, इलेक्शन कमीशन पे भी उस तरह का एतमाद ना हो जैसे दुनिया के उन मुल्कों में है जहाँ पे क्वेश्चन नहीं किया जाता नतायज के ऊपर, तो फिर ये शक पड़ता है कि इस मशीन के अंदर क्या है, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो उससे मुख्तलिफ नतीजा निकाल दे, जिसके ऊपर मैंने बटन दबाया उसके ऊपर वो वोट ना जाए। ये ठीक है कि उसका बैलेट पेपर भी छप के सामने आ जाएगा, चेक किया जा सकता है,
लेकिन उसके ऊपर मसला ये है कि फिर वो ये कहेंगे कि ये बाद में इसके ऊपर फिर तब्दीली हो सकती है, जो आपने गिना है वो दुरुस्त नहीं होगा। तो मुख्तलिफ इस किस्म के लोगों के अंदर वसवसे मौजूद हैं। लोगों को अगर सामने बिठा के एक्सप्लेन करें, उनका इत्तफाक राय हासिल करें ताकि ये वसवसे ख़त्म हो जाए। अगर ये वसवसे नहीं होंगे तो फिर मसला रहेगा। अहमद बिलाल साहब वो नहीं मिल सकेगा। अच्छा अहमद बिलाल साहब, अमेरिका समेत मुख्तलिफ ममालिक में इसकी ख़ास तौर पे जो हैक होने की शिकायत आई और वीडियोस बाकायदा यूट्यूब पे भी कुछ पड़ी हैं जिसमें मशीनों के हैक होने की भी उन्होंने चीज़ें की, तो क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये इल्ज़ाम ज़्यादा नहीं आएंगे? देखिए, हैक होने का ज़्यादा इम्कान तो उन मशीनों में होता है जो इंटरनेट के ज़रिए कनेक्टेड होती हैं। अब ये मशीन चूँकि इंटरनेट के साथ कनेक्टेड नहीं है, ये स्टैंड अलोन मशीन है, तो हैकिंग का ख़तरा कम हो जाता है, ख़त्म तो नहीं होता। इंडिया की जो मशीन है वो भी इसी तरह स्टैंड अलोन मशीन है, और वहाँ पे एक साहब ने उसे हैक करके दिखाया। उन्होंने एक चुपके से रेडियो डिवाइस इसके साथ अटैच कर दी और उसके ज़रिए से फिर उसे हैक कर लिया, और उन्होंने ये साबित किया कि जहाँ ये स्टोर की जाती है मशीनें, वहाँ पे किसी भी वक्त कोई बंदा 5 मिनट या 10 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मशीनों को अगर हैक कर सकता है, और फिर उसका पता भी नहीं चलता बाद में इतनी ज़्यादा मशीनों के दरमियान। तो यस, हैक होने के इम्कानात इस किस्म की मशीन में कम हैं, लेकिन मौजूद हैं। और जहाँ शकूक व शुबहात पहले ही बहुत मौजूद हों, वहाँ तो फिर जहाँ अगर हैकिंग नहीं भी होगी तो लोग कहेंगे कि हैकिंग के जरिए से। और इसके साथ साथ फिर अहमद साहब ये भी कोई आपको लगता है कि अच्छा जी हिलाली साहब आप कर लीजिए। जी हिलाली साहब, देखिए, ये तो हमें पता है कि पाकिस्तान में जितने इलेक्शंस हुए हैं एक्सेप्ट फॉर वन 1970 का, जो इलेक्शन हुआ है उसमें धांधली हुई है। कुछ में तो मैसिव हुई है, कुछ में मॉडरेट हुई है, मगर हुई है। उससे बेहतर ये नहीं है इस पर कोशिश करें, और अगर इसको आप मशीनों को निकालने के पहले रेडियो डिवाइस की आप उसका तलाश लें या किसी किस्म का स्टोरेज इस तरीके से करें जैसे जिधर आपके करेंसी नोट्स छपते हैं, इतनी सिक्योर जगह। माने दूसरे इलेक्शंस तो हमें पता है ना क्या होता है। मैं जैसे आपको कहा है 30-40 हज़ार वोट्स होते हैं, फॉल्स NIC कार्ड्स, मरे हुए लोगों का जो कभी चेक नहीं होते हैं, उससे वोटिंग भी होती है। तो ये तो हमें पता है। व्हाट कुड बी वर्स? कोशिश तो करो भाई, शायद इतना बुरा ना निकले। सही। अहमद साहब, जी हिलाल साहब को रिस्पॉन्ड में कि मेरा ख्याल ये है कि ये जो 30-40 हज़ार जाली शनाख्ती कार्डों का मामला है, ये माजी में हुआ करता था जब कंप्यूटराइज्ड शनाख्ती कार्ड नहीं होते थे। अब कंप्यूटराइज्ड शनाख्ती कार्ड होने के बाद मामला ये है कि इस तरह की कार्रवाई रुक गई हुई है। अब वो ये नहीं होता, कोई इक्का दुक्का हो तो हो, लेकिन वहाँ पे अगर विजिलेंट बैठे हों पोलिंग एजेंट्स, तो वो फ़ौरन शनाख्ती का, अब शनाख्ती जो आपकी वोटिंग लिस्ट होती है उसके ऊपर भी उस आदमी की तस्वीर होती है। तो वो जब आदमी आता है तो अगर वो कोई और चीज़ ना भी हो, शनाख्ती कार्ड से ना भी आप चेक करें, तो उस आदमी की शक्ल देख के आप देख सकते हैं कि ये वो आदमी है। लेकिन अहमद साहब, प्रॉब्लम्स तो और भी है ना। सिर्फ आप ये देखें, ये सारी सियासी जमातें तो खुद ही आके कह रही हैं, अभी ये इलेक्शन हुआ था आज़ाद कश्मीर का या सियालकोट का, तो ये तो जो आप कह रहे हैं मैं खुद समझ सकती हूँ कि चलें मान लिया कि ये सिस्टम में ऐसा नहीं है मसला अब, लेकिन बात ये कि यही सियासी जमातें तो इस सिस्टम को भी नहीं मान रही है ना, खुद ही इस सिस्टम के खिलाफ भी बात कर रही हैं लेकिन आगे भी नहीं बढ़ रही। देखिए, एक और बड़ा मसला तो ये होता है ना, हमारे यहाँ क्वेश्चन जिस चीज़ पे किया जाता है, वो आपको याद है रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम 2018 में हमने एम्प्लॉय करने की कोशिश की थी। उसका बड़ा मसला ये होता है कि जो पोलिंग स्टेशन से रिटर्निंग ऑफिसर तक रिजल्ट्स को कन्वे करना होता है, बड़ा शक ये होता है कि उसके दौरान में चीज़ें बदल जाती हैं। अब ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन उसको तो हल नहीं करेगा, क्योंकि उसके जरिए से ट्रांसमिट तो नहीं हो रही होंगे, वो तो सिर्फ पोलिंग स्टेशन पर रिजल्ट होंगे, पोलिंग का होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो रिगिंग के या मैनिपुलेशन के और इम्कानात इतने ज़्यादा हैं, इतने रखने हैं, उनको ये मशीन पुर नहीं करेगी। मशीन के अपने मसाइल अपनी जगह है, लेकिन अगर इसका मकसद ये है कि कल को कोई नताइज को क्वेश्चन ना कर सके तो वो मुमकिन नहीं है इस मशीन के जरिए। सही। अच्छा अहमद साहब, ये भी फरमाइएगा।
आखिरी से ये पूछ लेते हैं ना पहले कि अहमद बिलाल साहब, आप फिर क्या समझते हैं, आपकी एक ज़ाती राय में अगर ये मसाइल इसी तरह से रहेंगे, बल्कि इस मशीन की वजह से मसाइल बढ़ेंगे जो अलग से वो अलग, तो फिर क्या इस मशीन की तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? देखिए, अगर जाना है तो इसके ऊपर बतदरीज जाएं, ग्रेजुअली जाएं। मैं कई दफ़ा कहता हूँ कि इंडिया ने जब ये इंट्रोड्यूस किया था तो उसको कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे किया था, एक्सपेरिमेंटल नहीं बल्कि रियल यूज़ किया था। और जब पूरी लोकसभा के इलेक्शन में इनको इस्तेमाल किया गया तो इन दोनों के दरमियान में 22 साल का अरसा था, 22 साल। ज़रूरी नहीं कि हम भी 22 साल लगाएं, लेकिन हमें इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे चेक करना होगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता एतमाद पैदा होगा लोगों के अंदर। तो जल्दी नहीं करनी चाहिए, अगर करना चाहते हैं तो इसको ग्रेजुअली करें, जल्दी ना करें। जैसे किसी बाई इलेक्शन में पहले यूज कर लिया, फिर किसी और इलेक्शन में 2-3 जगह पे यूज कर लिया, इस तरह से लोगों का एतमाद भी बढ़े। और अहमद साहब ये भी फरमाइएगा कि इसको यूज करना कितना आसान या मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारी हमारी यहाँ पर ज़ाहिर पॉपुलेशन ऐसी है जो कि पढ़ी लिखी नहीं है, इतना ज़्यादा चीज़ों को समझने में या अडॉप्ट करने में बहुत उस तरह से नहीं होती। तो आपके लगता है कि हर कोई इसको आसानी से वोट कास्ट कर सकता है इसका सिस्टम समझ के? मेरा ख्याल है वोटर के लिए तो इसका इस्तेमाल उतना ही आसान है या शायद ज़्यादा आसान होगा बैलेट पेपर की निस्बत। क्योंकि इस पे सिर्फ एक बटन को पुश करना है, उस बटन के सामने उम्मीदवार के सिंबल भी मौजूद होता है। लेकिन जो लोग इस्तेमाल करवाने वाले हैं, यानी पोलिंग स्टेशन का अमला है, अब आपने देखा कि जब रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम कोलैप्स हुआ तो उसकी एक बड़ी वजह यह भी थी कि कई पोलिंग स्टेशन के अमले को टेलीफोन के जरिए पिक्चर ट्रांसमिट करना भी नहीं आता था, यानी उनके पास वो फोन भी नहीं थे जिसको स्मार्टफोन कहते हैं, उनको इस्तेमाल करना भी नहीं आता था। तो ये जो पोलिंग स्टेशन का अमला है इसको तरबियत देनी पड़ेगी, एक बड़ी एक्सरसाइज होगी ये, इसके ऊपर भी बहुत टाइम लगेगा उनको ट्रेनिंग करने के लिए। उनको ये मशीनें आके सेट करना, फिर बाज़ औक़ात ये मशीन काम नहीं करती तो उसके लिए एक अल्टरनेटिव मशीन को आके सेटअप करना, ये सारी वो पेचीदगियां हैं जिनका सामना करना पड़ा इंडिया के अंदर उनको, और उन मुल्कों में भी जहां और जगहों पे इस्तेमाल हुआ। तो इन्हीं पे और फिर जो स्टोरेज होती है वो भी डस्ट प्रूफ स्टोरेज होनी चाहिए, टेम्परेचर कंट्रोल्ड स्टोरेज होनी चाहिए। तो उसके भी पाकिस्तान जैसे मुल्क में इम्कानात और फिर उस पर जो खर्च आता है, ये तमाम मसाइल ऐसे हैं जिन पे वक्त के साथ ही। वैसे कॉस्ट इससे इलेक्शन की बढ़ेगी या कम होगी अहमद साहब? जी, कॉस्ट इलेक्शन की इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल से बढ़ेगी या फिर कम हो जाएगी? यकीनन बढ़ेगी। देखिए ना, ये मशीन बजाते खुद बहुत एक एक्सपेंसिव चीज होगी, कितनी और हर पोलिंग स्टेशन पे उसका पहुंचना। अच्छा, लेकिन एक इसमें चीज़ है अहमद बिलाल साहब, मैं ज़रा इस पे ज़रूर बताइएगा कि सबसे ज़्यादा जो एतराज़ात होते हैं वो पोलिंग के अमले पे ही तो होते हैं। तो क्या RTS वाला जो मामला था वो अभी तक आपने देखा है कि अभी तक वही पूरी तरह से मामला हल नहीं हो सका? तो अगर हम पोलिंग स्टाफ के इतराज़ात इस पे, वो ऐसे नहीं होगा कि दूध की राखी पे आप बिल्ले को बिठा दें, तो पोलिंग स्टाफ है जो वो तो इससे ज़्यादा उसकी बढ़ नहीं जाएगा कि वो ज़्यादा अगर कोई चाहे तो ज़्यादा धांधली कर सकेगा, ज़्यादा एफिशिएंटली धांधली कर सकता है। हाँ जी ज़्यादा एफिशिएंटली कर सकता है और चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकता है जी, उसका इम्कानात कम नहीं होते। अगर पोलिंग का अमला ही ये काम करना शुरू कर देगा तो ये वोटिंग मशीन उसे नहीं रोक सकती, बल्कि वो ज्यादा तेजी के साथ ये काम कर लेंगे। अच्छा, लास्टली अहमद साहब ये फरमा दीजिएगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ना सिर्फ ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से बल्कि ओवरऑल भी जो पैकेज लाई है इस्लाहात का गवर्नमेंट, उसके ऊपर 9 चीज़ों को तो वो कह रहे हैं कि ये आइन से ही मुतसादिम हैं। आपको क्या लग रहा है इस मामले का फिर क्या हल निकलेगा? ECP को भी ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा हुकूमत को, या फिलहाल ये इलेक्शन इस्लाहात फिर होती नज़र ही नहीं आ रही आपको? नहीं, देखिए ये तो बहुत ज़रूरी है। इलेक्शन कमीशन जिसने इंतखाबात करवाने हैं उसको तो आप बाईपास कर ही नहीं सकते हैं। उसको तो आपको सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंस पे लेना है, उनको बताना है, उनके एतराज़ात को दूर करना है। वो एतराज़ात उस तरह से नहीं करते जैसे सियासी जमातें करती हैं। सियासी जमातें तो बाज़ औक़ात पॉइंट स्कोरिंग के लिए भी एतराज़ कर लेती हैं,
लेकिन इलेक्शन कमीशन तो बड़ा कानूनी और हर पहलू से जायजा लेने के बाद उसका एतराज करता है या सवाल उठाता है। और अटॉर्नी जनरल साहब ने भी रिसेंटली कहा भी था कि वो उनके एतराजात को दूर करेंगे। ये सबसे पहली तरजीह होनी चाहिए हुकूमत की। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अहमद बिलाल महबूब साहब, पिलडाट के सरबराह हमारे साथ मौजूद हैं। तफसीली गुफ्तगू आपने उनकी सुनी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से उनके क्या ख्यालात हैं। और मैं हिलाली साहब आपका इस पर लास्ट कॉमेंट सिर्फ चाहूँगी कि जो सारी गुफ्तगू मैंने उनकी सुनी है और जिस तरीके से जो इलेक्शन के ऑपोजिशन के भी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इलेक्शन कमीशन के भी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो ऐसा लग नहीं रहा है कि जो आइंदा इलेक्शन है वो इसके मुताबिक हो सकेगा। नहीं, मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं और कौम को उनके बारे में भी बड़े सीरियस ये ऑब्जेक्शंस हैं उनके रवैयात पे। तो मेरे ख्याल में इस किस्म के एटीट्यूड अगर आप लें तो कोई प्रोग्रेस कभी होगा ही नहीं। मुझे सिर्फ एक चीज़ पता है कि ये एक वाहिद मुल्क है जिधर कहता है, अभी एक ये रेगुलेशन निकला है कि अगर आप नॉन टैक्स फाइलर हैं तो और अगर आप बिजली का पेमेंट कर रहे हैं तो नॉन टैक्स फाइलर को 7.5% ज़्यादा टैक्स बिजली के बिल से देना पड़ेगा। अगर आप ना देंगे तो आपकी बिजली कट जाएगी। तो मैं जानना चाहता हूं कि ठीक है 7.5% नॉन टैक्स फाइलर पे करके और बाकी पूरा साल वो टैक्स ना दे। ये आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि अगर दूसरे मुल्कों में टैक्स आप ना देते हैं और किसी को पता हो तो आप जेल जाते हैं, आपको हाथ कड़ियां लगती है। इस मुल्क में कहते हैं कि 7.5% दे दो और उसके बाद पूरा साल मजा करो। जहां पर रिलैक्सेशन होनी चाहिए वहां होती नहीं है, बिल्कुल सही। और जहां नहीं होनी चाहिए वहां पर हमें ज्यादा रिलैक्सेशन नजर आती है। बिल्कुल सही है, ठीक है हिलाली साहब। चलिए जी देखते हैं। ऐसे दिमागों के साथ आप पूछ रहे हैं मशीन, जाहिर है वो कहेंगे मशीन नहीं चाहिए, हमें वही पुराना सिस्टम चाहिए जिधर दांडिक मजे करे सब लोग। चलें जी देखते हैं फिर क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ये काम कर सकती है नहीं। और इसमें मैं थोड़ी सी तस्वीर भी कर दूं कि 10 ऐसी शिकें हैं इस एक्ट की, ये जो इस्लाहात लाई जा रही हैं जिस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। देखते हैं ये तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो पाएंगे या नहीं। अभी एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं तो अहम इशूज़ हैं जिन पर बात करना बड़ा ज़रूरी है। आगे चलेंगे तो बात करेंगे कि आखिर जो एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया जा रहा है मुर्तज़ा वहाब को, बल्कि कर दिया गया, तो बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया, उसके हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात थे अपोजिशन के उस पर कितनी जान है और उस पर क्या होने वाला है, एक ब्रेक के बाद। मुर्तज़ा वहाब को कराची का एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दिया गया है। ये कैसा फ़ैसला है, इसके हवाले से आपको तो जाहिर है कि आप सुन रहे हैं कि अपोजिशन की जो है कुछ अच्छी राय नहीं है, वो तो काफ़ी तनकीद कर रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने इस हवाले से क्या गुफ्तगू की है, उन्होंने तो एहतजाज का भी ऐलान कर दिया। क्या उन्होंने कहा, सुन लीजिए। ये सरासर जुल्म है और हम इस जुल्म पर खामोश नहीं बैठेंगे। तो एडमिनिस्ट्रेटर लगाना इस शहर को पे कब्जा करने के मुतरादिफ है। पाक सरजमीन पार्टी 10 मुहर्रम के बाद सिंध के हुक्मरानों की ज्यादती के ऊपर सड़कों पर आने का हमने ऐलान किया है। जबकि कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि ये एक अच्छा फ़ैसला है। जब सियासी जमातें ओनरशिप लेती हैं तो फिर जाहिर है कि उन्हें पता है कि भला या बुरा जो भी है उसका रिज़ल्ट उन्हें खुद देना पड़ता है, उसका जवाब भी देना पड़ता है। तो लिहाजा ये एक अच्छा फ़ैसला है कि खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही एडमिनिस्ट्रेटर हो और वो जवाब दे हो। लेकिन क्या वाकई ऐसा है या नहीं, और कितने इम्कानात हैं कि कराची के मसाइल हल हो सकते हैं मुर्तज़ा वहाब के आने के बाद, इस पर बात करते हैं। और पहले मैं हिलाली साहब की तरफ जाऊँगी। हिलाली साहब, आपका क्या अंदाज़ा है, मुर्तज़ा वहाब को एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करके क्या हासिल करना चाहती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? समीना, पहले बात तो उसको दाद दें, वे क्रेडिट इज़ ड्यू। एक ईमानदार आदमी है, एक पढ़ा लिखा आदमी है, बैरिस्टर है, अच्छे फैमिली से आता है और इनकी माँ बड़ी नेक खातून थी और हम सब उनको जानते थे। और मेरे ख्याल में एक अच्छा चीज़ ये है कि कराची शहर को रन करने के लिए अगर आपको एक उर्दू स्पीकिंग आदमी मिला है, ये भी बड़ी अच्छी बात है। इसलिए इधर एक किस्म का उर्दू स्पीकर्स का मेजॉरिटी है, अक्सरियत है। मगर ये तो हैं उसके गुड पॉइंट्स, ईमानदार, एजुकेटेड, गुड फैमिली और उर्दू स्पीकिंग।
मगर कुछ और भी चीज़ें चाहिए एक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए। और ईमानदार इस हद तक कि इससे पहले जो एक एडमिनिस्ट्रेटर था, जो वो भी पीपीपी ने अनफॉर्चुनेटली उसको अपॉइंट किया था, साकिब सुमरो, वो साहब तो 75 करोड़ लेके भाग गए हैं। वो इस मुल्क में नहीं है और वो पूरे पैसे भी गायब हैं। तो ये सब चीज़ें वी कैन नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम मुर्तज़ा वहाब। बिल्कुल सही। मगर बात असल ये है कि इनका एक्सपीरियंस क्या है भाई। मेरे ख्याल में इनको गैस का कवर और गटर का कवर का, नाले का क्या करना पड़ता है, इनको तो कुछ पता ही नहीं है। एक दिन भी इन्होंने एज एन एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कराची या सिविक लाइफ में, सिविल लाइफ में इस तरीके से एक्सपीरियंस तो है ही नहीं उसको। और साथ साथ अनफॉर्चुनेटली, हालांकि सिंध गवर्नर जो है उसके बाद उन्होंने अच्छे स्टेटमेंट्स भी दिए हैं इनके बारे में। पहले तो उन्होंने कहा कि हम मानेंगे ही नहीं ऐसे आदमी को, इसलिए कि हमारा एग्रीमेंट था कि सियासतदान ना हो एडमिनिस्ट्रेटर और एक सिविल सर्वेंट हो। मगर उसके बाद उन्होंने प्राइवेटली कहा मगर ये बड़ा अच्छा आदमी है और अगर इसको इन्होंने अपॉइंट किया तो ठीक है, हम मान जाएंगे। और पीटीआई जो है, पीटीआई का 1100 अरब का जो पैकेज है समीना, वो तो मुख्तलिफ है। वो तो उनके एमएनएज और एमपीएस खर्च रहे हैं, रोड बना रहे हैं। कुछ रोड इंडस्ट्रियल एरिया कोरंगी में जो देखे हैं बड़े अच्छे हैं। तो इंशाल्लाह देखिए, अगर आपको ओवरऑल वैसे बेहतर फैसला मुझे लग रहा है कि लग रहा है अच्छा होता है। सही है, ठीक है। चलिए, ये तो आपकी लाली साहब पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, लेकिन इमरान साहब, जो मुस्तफ़ा कमाल की तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिन्हें वो जुल्म और ज़्यादती कह रहे हैं, उन्हें वो ये जुल्म और ज़्यादती क्यों लग रही है? और आप भी इस बात से इत्तेफाक करेंगे जो हिलाली साहब ने उनकी राय दी है मुर्तज़ा वहाब के बारे में? देखिए, हिलाली साहब ने जो राय दी है, मुझे सिर्फ एक बात पे उनकी एतराज़ है, वो ये कि जी इन्हें एक्सपीरियंस नहीं है। तो हमारे यहाँ कौन से मिनिस्टर को एक्सपीरियंस होता है? वज़ीर आज़म जब बनते हैं पहली दफ़ा, उन्हें कौन सा एक्सपीरियंस होता है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर है, वो कौन सा साइंसदान है? हमारे पेट्रोलियम वाला कौन सा इंजीनियर होता है? ये सारे यहाँ इसी तरह लोग सीखते हैं, सियासी लोगों की ज़रूरत होती है। मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी ने एक बहुत अच्छा फैसला किया इस तरह से कि देखिए, कराची का एक आदमी है जिसको बिलावल भुट्टो जरदारी और मुराद अली शाह दोनों की पूरी हमायत हासिल है। अब कराची पीपल्स पार्टी की स्ट्रेटजी ये है कि उन्होंने ये सोचा है कि अगले इलेक्शंस में उन्हें कराची में सिर्फ अंदरूनी सिंध के अलावा कराची में भी सीटें जीतनी चाहिए। अब मैंने जैसे कहा, तमाम जमातें इलेक्शन की तैयारी में हैं, ये भी एक इलेक्शन मूव है। और अगर मुर्तज़ा वहाब ये साल 1.5 साल में अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, जिससे जो कि हमें उम्मीद रखनी चाहिए, तो वो पीपल्स पार्टी के लिए भी फ़ायदा होगा और उनके लिए, क्योंकि पीपल्स पार्टी, मैं आपसे अर्ज करूं, कराची को एक ऐसे मेयर की ज़रूरत है जो बाइख्तियार हो। अब मेयर तो अभी इलेक्शंस हुए नहीं, तो उन्होंने एक, अगर इसको बाइख्तियार एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे वो उन्होंने लगा दें और इख्तियारात दें और फंड्स भी दें, तो कराची की हालत बेहतर हो सकती है। और कराची की हालत बेहतर होगी तो फ़ायदा होगा कराचीइट्स को। मुस्तफ़ा कमाल साहब का जो इतराज़ है, उसकी बुनियादी वजह ही ये है, वो ये समझते हैं कि अगर इन्होंने अपनी जगह बना ली तो जो उनकी बची खुची थोड़ी सी जगह रह गई है, कहीं वो भी ख़त्म ना हो जाए। लिहाजा उनको तो इसमें ये मसला नज़र आ रहा है। ठीक है, और लेकिन इसमें आप दोनों से मेरा एक सवाल है कि अगर इतना ही अच्छा फैसला पीपल्स पार्टी ने कर लिया अपना बंदा लगा के कराची में, तो ये पीपल्स पार्टी तो पूरे सिंध में, कराची में वैसे भी गवर्नमेंट में है, तो उस वक्त क्यों नहीं इसने हालत बदल दी कराची की और बाकी सिंध की भी? देखिए, कराची में मेयर कौन था? पीपल्स पार्टी का मेयर तो नहीं था। हमारा अलमिया ये है कि यहाँ सियासी पार्टियाँ आवाम के फ़ायदे के लिए काम नहीं करती, अपने फ़ायदे के लिए काम करती हैं। अब भी मैंने आपसे, जैसे पहले सवाल के जवाब में कहा, कि पीपल्स पार्टी अपने फ़ायदे के लिए इसलिए करना चाह रही है कि कराची से सीटें जीती जा सकें। ठीक है, लिहाजा वो इन्होंने मुर्तज़ा वहाब को इसलिए लगाया है कि अब क्योंकि स्पेस अपनी बना लें कराची में। लेकिन हिलाली साहब, मेरा आपसे भी यही सवाल है कि अगर इतना ही अच्छा फैसला है, पहले भी मुर्तज़ा वहाब इसी गवर्नमेंट का हिस्सा भी रहे हैं, सूबाई गवर्नमेंट का, तो सूबाई गवर्नमेंट के पास भी बड़े पावर्स होते हैं, उस वक्त क्यों नहीं इन्होंने हालत बदल ली? आप एक एडमिनिस्ट्रेटर बना के उन कौन सा तीर मार लेंगे? हाँ बिल्कुल, देखिए समीना, अगर एक आदमी अगर अच्छा है, इसका मतलब नहीं है कि सिस्टम अच्छा है, इसका मतलब नहीं है कि उसके ऊपर जो लोग बैठे हैं वो अच्छे हैं।
वो तो चोर लुटेरे हमें पता है उधर बैठे हुए हैं। जैसे मैंने कहा था, एक और मेयर इन्होंने ही अपॉइंट किया था, वो 75 करोड़ लेके भाग गया। मैं से कनाडा में वो बैठा हुआ है। तो कहने की बात सिर्फ ये है, एक अच्छे आदमी को हम रिकग्नाइज करते हैं, ये अभी शुरू कर रहा है इसका काम, हम कहते हैं ये आपके गुड पॉइंट्स हैं, आपकी इनएक्सपीरियंस, चलिए आप इनएक्सपीरियंस हैं मगर आपके गुड पॉइंट्स वी होप, और इसलिए कि आप सिंसियर हैं, पढ़े लिखे हैं, आप समझेंगे एंड यू विल लर्न ऑन द जॉब, इसकी हमें उम्मीद है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि इंशाल्लाह ये कामयाब हो। अगर वो सिस्टम और ख़ास तौर जो उनके सरबराह हैं, अगर वो कहें कि नहीं पैसे लाओ पैसे लाओ पैसे लाओ, पानी के इधर से पैसे लाओ, वाटर एंड वो सूरज से पैसे लाओ, तो फिर नहीं होगा, जाहिर है नहीं होगा। फिर हम यही कहेंगे। हिलाली साहब, अगर लोग आज भी कराची में नेमतुल्लाह खान साहब को या मुस्तफ़ा कमाल को अच्छे लफ्ज़ों में याद करते हैं, तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि उन्होंने बतौर नाज़िम कराची में काम किए, तरक्याती काम करवाए, सड़कें बनाई, लोगों के लिए मसाइल हल करने के लिए कोशिश की। तो अगर इस 1.5 साल में मुर्तज़ा वहाब भी कुछ करने में कामयाब हो गए तो उसका अल्टीमेटली फायदा पीपल्स पार्टी। थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हुए मैं ज़रा सिंध की ओवरऑल सियासत पे भी बात करना चाहूँगी, क्योंकि आजकल हम देखेंगे ना सिर्फ कराची बल्कि सिंध में भी ओवरऑल पाकिस्तान तहरीके इंसाफ भी बड़ी कोशिश कर रही है कि किसी तरह जगह बना ली जाए। और आपको मालूम ही है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस सिलसिले में स्पेशली अरबाब गुलाम रहीम साहब को भी तैनात किया है, और वैसे भी वो काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं सिंध के लिए। क्या आपको नज़र आ रहा है इमरान साहब, एक जानिब पीपल्स पार्टी भी कोशिश कर रही है कि वो पर फैलाए और ज़्यादा सीटें भी हासिल करे कराची में भी और बाकी सूबों में भी, और इधर ये भी सूरत हाल है कि PTI सिंध की तरफ जाना चाह रही है। आपको लगता है स्पेस बन सकती है PTI की अगले इलेक्शंस के लिए, जैसे शेख रशीद साहब भी दावा कर रहे हैं? देखिए, स्पेस बिल्कुल बन सकती है। क्यों नहीं बन सकती? इसलिए बन सकती है कि देखिए पीपल्स पार्टी को इतने साल हो गए और इंसानी एक फितरत भी है कि लोग लोगों से खुता भी जाते हैं। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुसलसल 3 हुकूमतों के बावजूद इंटीरियर सिंध में उस तरह से काम नहीं कर सकी जिस तरह से उन्हें काम करना चाहिए था। सिंध की हालत उस तरह से नहीं सुधार सकी जैसे कि सुधारनी चाहिए थी। लोगों को सेहत के मसाइल हैं, तालीम के मसाइल हैं, रोज़गार का मसला है। PTI ये वहाँ पे जाके अपना एक तासुर अच्छा बना सकते हैं और वो कह सकते हैं कि जनाब हम देखें, हम भी वफाक की एक पार्टी है, आपकी पीपल्स पार्टी तो सिर्फ सिंध तक महदूद हो गई है, तो आप हमें अगर सपोर्ट करेंगे तो कल को वफाक से भी आपको ज़्यादा चांस है, ज़्यादा फंड्स मिलेंगे और यहाँ तरक्की होगी। इसलिए PTI की जगह वहाँ बन सकती है, लेकिन उसमें देखना ये होगा कि ये कैसे लोगों को अपने साथ शामिल करते हैं। अच्छा। जिन लोगों को शामिल करते हैं अच्छी एक बात मैं कहूँ जी, चलिए आप भी कर लीजिए जी लाली साहब। एक बात मैं ज़रूर करना चाहूँगा कि देखिए ये जो PPP का जो गवर्नमेंट है, इनको थोड़ा सोचना चाहिए कि अगर एक अच्छा आइडिया किसी और पार्टी का होता है कराची के लिए, तो उसका मतलब नहीं है ना कि उसको बिल्कुल आप सैबोटाज करके ख़त्म कर दें। अब ये बंडल आइलैंड का जो प्रपोजल था, भाई कितने हजार नौकरियां निकल रहे थे, किस किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ पैदा हो रहे थे, सबको उन्होंने बताया, मगर इन्होंने सैबोटाज किया और कहा नहीं ये नहीं हो सकता। अगर तुम्हारा आइडिया नहीं है, किसी और का आइडिया है, वो भी कराची में रहते हैं, मुख्तलिफ पार्टीज़ हैं, 14 सीट्स हैं उनके सिंध में, फिर भी आप अगर उनको इम्प्लीमेंट नहीं करने दें और ये एक मामला प्रेस्टीज का बना लें और सैबोटाज करने लग जाएं, तो कैसे कराची की ये होगा, प्रॉस्पेरिटी होगा और बेहतरी कैसे आएगी इस शहर में? आप बताएं। अब पता नहीं वो सैबोटाज हुआ है कि नहीं, मगर अब हम सुनते ही नहीं है। चलिए वो तो उसका वैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी उस दिन भी बात की थी इसके हवाले से कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो इस पर उन्होंने ज़्यादा ताउन नहीं किया, तो ये प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन हिलाली साहब, जो सवाल मैं इमरान साहब से कर रही थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने KP में आपके ख्याल से इतना डिलीवर किया है, और अब 3 साल तो इन्हें पंजाब में भी हो गए हैं, KP में तकरीबन 8 ईयर्स हो गए, कि उस परफॉर्मेंस को वो जाके सिंध को दिखाएंगे, देखिए जी हमने ये कर दिया इनकलाब बर्पा KP में और पंजाब में, इसलिए आप हमें सिंध में आने दें ताकि हम आपके लिए भी ये काम कर सकें। डू यू थिंक कि वो अपनी परफॉर्मेंस को वहाँ पे शोकेस कर सकते हैं?
कर सकते थे अगर हम तालीम शुदा मुल्क होता और अच्छा प्रोजेक्शन और सब लोगों के पास टीवी होता, रेडियो सुनते, अखबार पढ़ते और प्रोजेक्शन का अगर एफर्ट मिलता तो शायद वो सीखते, कहते हाँ भाई उधर हो रहा है, इधर यही लोग आना चाहते हैं तो इनको मौका दें, मगर वो नहीं होगा। तो इन्होंने किया क्या है? इन्होंने ये किया है कि अब एक होशियार सा आदमी जो चीफ मिनिस्टर इधर का रह चुका है, जो ये जो GDA है जिसको इसने बिल्ड किया था, मगर उसके बाद उसको तोड़ना पड़ा इन लोगों को, जिन्होंने बिल्ड करवाया था उन्होंने ही तोड़ा। कहने की बात ये है कि ये आदमी जो है, ये आदमी जानता है पॉलिटिक्स को, ये आदमी जानता है उन लोगों को जिनको वो लेके आया, और जो अब जब ये कामयाब नहीं हुए वो चले गए वापस नहीं, या पहली दफे PPP को, तो अब इसको एक मैंडेट मिला है इमरान खान से कि आओ तुम अपना खेल खेलो। तो ठीक है, ये इससे यानी कारकर्दगी नहीं बल्कि थोड़ा सा जोड़ तोड़ करके ही मामला बनाना पड़ेगा। इलेक्टेबल्स, इमरान खान साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो सारी जिंदगी इलेक्टेबल्स को नापसंद करते रहे हैं, जो सारी जिंदगी इलेक्टेबल्स के खिलाफ रहे हैं, अब इक़्तिदार हासिल करने के लिए सिंध में भी इलेक्टेबल्स को गले लगाने के लिए तैयार हैं, और इसके लिए खुसूसी टास्क दे दिया गया है गुलाम अरबाब रहीम को। तो ये जो मामला है ये वही बात है कि सियासतदान जो हैं एक ही डगर के मुसाफिर होते हैं, लेबल बदलते रहते हैं, कभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग हो, कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, काम एक जैसे करते। चले जी, सियासत एक जैसी रखें, डगर अपनी वही रखें, लेकिन एक काम जरूर कर दें, डगर जो मर्जी अपना लें लेकिन आवाम का भला कर दें, इसमें सबका फायदा होगा। चलिए एक ब्रेक लेते हैं इसी पॉइंट पर, और ब्रेक से वापस आते हैं तो बात करते हैं कुछ अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से, जहाँ पर अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान की मदद मांगता दिखाई दे रहा है, और उनका ये कहना है कि जी तालिबान का इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान हमारी मदद करे। ये क्या मामला है, किस फोरम से उठाया गया है, पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं, बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। तालिबान जो हैं वो आगे बढ़ रहे थे, हमने अभी तक यही सुन रहे थे, सफारतकारी भी उनकी जारी थी, लेकिन इसी दौरान अब ऐसा लग रहा है कि हालात कुछ कशीदा नज़र आ रहे हैं। एक जानिब अमेरिका की तरफ से ये खबरें आ रही हैं कि उसने फोर्सेस जो वहाँ पर मौजूद हैं उनको तालिबान पर बमबारी के लिए कहा है, और अपने जो शहरियों उन्हें कहा है कि फौरी तौर पर आप अफगानिस्तान को छोड़ दें। तो दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि जो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल है उसके फोरम से अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट की है कि वो मदद करे तालिबान के इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़त्म करने के लिए। सूरत हाल किस तरफ जा रही है इस पर बात कर लेते हैं। पहले इमरान साहब आप अपनी राय दे दीजिए, क्या आपको लग रहा है कि पाकिस्तान से किस किस्म की मदद मांगी जा रही है और पाकिस्तान क्या कर सकता है इस सिलसिले में? सबीना, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या पाकिस्तान सिर्फ मदद मांगने के लिए है? सलामती कौंसिल को इस बात की कोई शर्म नहीं आई, कोई हया नहीं आई कि पाकिस्तान को सलामती कौंसिल के इजलास में तो दरख्वास्त के बावजूद इन्वाइट नहीं किया गया, बुलाया नहीं गया। जब 1 अगस्त को इंडिया ने संभाली थी सदारत सलामती कौंसिल की, तो उसी वक्त ही ये खदशात थे कि इंडिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। अब आप एक ऐसा मुल्क जो मेन स्टेक होल्डर है अफगानिस्तान में, आप उसको बुला रहे हैं इजलास में और उससे मदद मांग रहे हैं, को खुदा का खौफ करें, उनको इजलास में तो बुलाएं। सही। लिहाजा मैं तो समझता हूँ कि इस बगैर इनको बुलाए, इनसे ये कहना कि जी आप हमारी मदद करें, ये गैर इखलाकी भी है, गैर सियासी भी है। ठीक है, और पाकिस्तान ने भी अपना इस पे पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया हुआ है कि अगर तालिबान जाके ज़बरदस्ती कब्जा कर लेते हैं काबुल पर तो उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते, जो भी तब्दीली आनी है वो आवाम की चॉइस से आनी चाहिए। लेकिन हिलाली साहब, आपका जो ओवरऑल इस पर पॉइंट ऑफ व्यू है, आवाम की चॉइस कैसे आएगी, तालिबान के साथ पाकिस्तान को कैसे डील करना चाहिए, आप क्या समझ रहे हैं, हालात फिर आगे ख़राब होने जा रहे हैं क्या? समीना, अमेरिकनों ने हाथ की सफाई दिखा दी है। अमेरिकनों ने ऐसा इन्होंने हमें क्या कहें, दे मेड फूल्स, हमें नहीं सबको, दे मेड फूल्स आउट ऑफ ऑल ऑफ अस। देखिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अब इंश्योर किया है, इसलिए कि उन्होंने लड़ा दिया है अपने लोगों को, जिन्होंने उधर उनको रखा है, पाला है, उनको उन्होंने एम्यूनिशन दिया है, पैसे दिए हैं, और दाइश और आईसिस को सीरिया से अनमार्क हेलीकॉप्टर्स में लाके और रॉ और TTP को एक तरफ मिला, उनको इन्होंने एम्यूनिशन दिया है, वेपन्स दिया है, सब चीज़, और कहा है लड़ो जाके तुम,
हम नहीं लड़ते, तुम लो, हम तुम्हें सपोर्ट करते हैं, हम तुम्हें मॉरल और डिप्लोमेटिक सपोर्ट भी देंगे, पॉलिटिकल सपोर्ट भी देंगे, जाओ तालिबान के खिलाफ लड़ो। अब तालिबान लड़ेंगे इनके खिलाफ, और आप समझते हैं कि तालिबान शहरों में नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे शहरों में। आखिर शहरों में जो है जिधर पैसे हैं, शहर को आपको अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपको क्या मिलेगा कंट्री साइड पे? उधर रुकता क्या है खास दौर। अच्छा, दूसरी बात आपको मैं बताऊं, ये एक फुल स्केल जब सिविल वॉर शुरू होगा और तालिबान के अटैक्स होंगे शहरों के ऊपर, शुरू हो ही गए हैं, तो क्या होगा मैं आपको बताता हूं। ये एक यूनाइटेड नेशन से एक रेजोल्यूशन ले आएंगे, कहेंगे कि हम तालिबान अगर जीत भी गए हम उनको नहीं मानते और हम उनको नहीं रिकग्नाइज करेंगे और हम उन पे सैंक्शंस करेंगे और हम उन स्टेट्स को भी सैंक्शन करेंगे जो उनको मदद करते हैं। ठीक, हाँ, याद रखें। फिर क्या होगा? इसके माने अफगानिस्तान डिस्टेबलाइज, अब पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज होगा, इनएविटेबली होगा। वो हमें लड़ाना चाहते हैं तालिबान के साथ, वो कहते हैं लड़ो इनके खिलाफ हमारे बिहाफ पे, अगर तुम नहीं लड़ोगे तुम्हें हम सैंक्शंस करेंगे और हम लड़ेंगे। हम ऐसे हमारा सब, देखिए ऐसे हालात पैदा कर दिए हम जा नहीं सकते। हाँ, बिल्कुल हालात पैदा कर दिए। आखिर इनका मकसद ही ये है, डिस्टेबलाइज पाकिस्तान। पहले करो अफगानिस्तान, फिर करो पाकिस्तान। नॉट ओनली डिस्टेबलाइज पाकिस्तान, सीरियनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान। सबको एक एक के साथ लड़ा दो। और उस तरीके से जब इनके हथियार जो हैं इनके पास वो कमजोर हाथों में लगते हैं कि कमजोर हाथ में आ जाएं, एक और रेजोल्यूशन मूव करो कि ये तो दुनिया के लिए बड़ा खतरा है, ये जो वेपन्स हैं। ये तो आपको लगता है कि ये तालिबान के अगेंस्ट एक दफा चढ़ाई और होगी? लेकिन इमरान साहब, इसमें जनरल दोस्तम के बारे में ये खबर आई है आज के उन्होंने अशरफ गनी से मुलाकात की है और उन्हें मशवरा दिया कि आप मार्शल लॉ अनाउंस कर दें। आपको लगता है ऐसा कोई इम्कान होगा और इससे कोई फायदा हो जाएगा? देखिए, वहाँ जो भी हो ना हालत, वहाँ वैसे भी मार्शल लॉ वाली सिचुएशन ही है। जब आर्मी आपके कंट्रोल करती है तो मार्शल लॉ ही होता है। और आप अनाउंस करें या उन्हें अनअनाउंस्ड कह दें, असल चीज़ ये है कि वहाँ पे अब दोस्तम जो है, आप देखें कि उन्होंने कल तालिबान ने उनके शहर पे भी कब्जा कर लिया था। तो ये सारे मामला तब जैसे लाली साहब कह रहे थे, तालिबान तो जाएंगे शहरों पे भी करेंगे कब्जा और वो करें। अब हमारा जो मामला है पाकिस्तान का, इसमें हुकूमत और पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो मुझे बड़ी कंफ्यूज्ड नज़र आती है। देखिए, एक काम होता है कि आप किसी बिल्कुल न्यूट्रल हो जाएं और कहें कि हम किसी फ्रीक के साथ नहीं हैं। कभी दूसरी ये होता है कि आप कभी एक फ्रीक के साथ होने का तासुर देना शुरू कर दें, कभी दूसरे फ्रीक के साथ होने का, तो इसको कन्फ्यूजन कहते हैं। हमारे वज़रा कभी ऐसे बयान दे देते हैं कि लगता है हम तालिबान की सपोर्ट कर रहे हैं, कभी कुछ वज़रा की तरफ से ऐसी बात आ जाती है कि लेकिन ऑफिशियल तो यही आया कि हम किसी कोई फेवरेट नहीं है। ऑफिशियली तो यही है ना कि हमारा कोई फेवरेट नहीं है। इसका मतलब क्या है? आप अमेरिका को खुश करने के लिए कह रहे हैं कि जी हमारा कोई फेवरेट नहीं है, तालिबान अगर आ भी गए तो हम उनको कबूल नहीं करेंगे। लेकिन क्या फिजिकली ये मुमकिन है कि वहाँ पे अफगानिस्तान में तालिबान कंट्रोल संभाल लें और आप कहें जी हम तो आपको नहीं मानते? फिर अगर वहाँ डिस्टेबलाइजेशन होगी तो पाकिस्तान में भी होगी, आपको उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि लेकिन आने वाले दिनों में हिलाली साहब, आपको लग रहा है कि वो पावर के थ्रू ही कब्जा करेंगे, या फिर जैसे पिछले दिनों हम देख भी रहे थे बड़ी डिप्लोमेसी वो कर रहे थे, इधर उधर चाइना से भी जाके मिल लिए वजीर खारजा से ये वो, तो कोई ऐसा कोई रास्ता निकालने के लिए तैयार होंगे तालिबान? समीना, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। हमारा मशवरा उनको ये होगा कि देखो ये तो बैठे हुए हैं हिंदुस्तान और अमेरिका। हिंदुस्तान प्रेसिडेंट है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का इस साल के लिए, और अमेरिका जो है वो ड्राइव करता है, छड़ी लेके अपने लोगों के पीछे लगा होता है, खास चीन और रूस का नहीं मगर दूसरों के लिए। अब आप अगर जाके कब्जा करेंगे शहरों पे तो ये फौरन एक रेजोल्यूशन मूव करेगा, और अगर भी ये रेजोल्यूशन वीटो हो जाए फिर भी इनके पास इतनी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है कि वो सैंक्शंस आप पे इंपोज करेंगे जैसे उन्होंने ईरान पे किया है। ठीक है। और अगर कोई आदमी उनको मदद करने की कोशिश की और कोई कंपनीज अफगानिस्तान से डील करे या उनको उनके साथ, ठीक है, तो पाकिस्तान पे आने वाले दिनों में प्रेशर इस सिलसिले में भी बढ़ सकता है। हिलाली साहब, प्रोग्राम खत्म हो गया, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी इस हवाले से गुफ्तगू होती रहेगी। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह।